हेलो, नमस्कार बच्चों। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी हम पूरा कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो एपी में जैसा कि हमने देखा था कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान होता है, मतलब आप दूसरे में से पहला पद माइनस करते थे या तीसरे में से दूसरा पद माइनस करते थे तो आपको सेम आंसर मिलता था। पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, लगातार पदों का अनुपात बराबर होता है। यदि आप दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे या तीसरे पद को दूसरे पद से भाग देंगे तो वो आपका जो अनुपात आएगा वो अनुपात बराबर आएगा। तो एक जीपी की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार कही जाती है कि मेरे साथ साथ देखिए, गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रृंखला है जिसका प्रथम पद अशून्य है। मतलब जीपी में जो पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा, वो नॉन जीरो होगा, वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तथा उसका कोई भी अगला पद अपने पिछले पद से एक नियतांक से गुणज होता है। मतलब किसी भी टर्म को निकालने के लिए आपको उसके पिछले टर्म में किसी फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एपी में क्या था, एपी में हमें किसी भी टर्म को निकालने के लिए उसके पिछले टर्म में डी को ऐड करना पड़ता था और यहां पर हमें एक नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको जीपी मिल पाएगी। ठीक है, तो बेटा यहां पर अपन कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है 1 2 4 8। ठीक है, तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी का एग्जांपल है क्योंकि आप किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से डिवाइड करके देखिए। जैसे आपने 2 को 1 से डिवाइड किया है ना, या फिर आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया, या फिर 8 को 4 से डिवाइड किया, और हर बार आपको जो आंसर है वो 2 मिलता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लगातार पदों का जो अनुपात है वो बराबर है ना। किसी भी टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई। अब यहां पर ये जो अनुपात है, जो आप किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से डिवाइड करके ला रहे हो, इस अनुपात को कहते हैं सार्वनुपात। ये येलो कलर में यहां मेंशन्ड है। एक जीपी में लगातार पदों का अनुपात सदैव नियत रहता है और इस नियत अनुपात को हम सार्वनुपात कहते हैं, तथा इसका मान किसी पद को ठीक उसके पिछले पद का भाग देने पर मिल जाता है। मतलब आप किसी भी nth टर्म को यदि उसके पिछले टर्म से n-1th टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको सार्वनुपात मिल जाएगा, और सार्वनुपात को हम जीपी में डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, छोटे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किसी जीपी को लिखा कैसे जाएगा। तो यदि आपको जीपी का प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद ए है और उसका सार्वनुपात आएगा, यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, ये सार्वांतर गलत लिखा हुआ है, यहां पर सार्वनुपात आएगा और डी की जगह पर भी आप आर कर लेना। ठीक है, यहां पे आर करना है, यहां पर सार्वनुपात करना है। तो यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है और आर उसका सार्वनुपात है, ठीक है, तो जीपी किस प्रकार से लिखी जाएगी बच्चों। पहला पद ए आपको नजर आ रहा है, ए में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सार्वनुपात को। ठीक है, तब जाके आपको सेकंड टर्म मिलेगा ए आर। फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा ए आर स्क्वायर। फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा ए आर क्यूब, और फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा ए इंटू आर पावर 4। ठीक है, और यहां भी आप किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से डिवाइड करके देख सकते हैं। भाई आपने जब मल्टीप्लाई आर से किया है तो आप किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से डिवाइड करोगे तब भी तो आपको आर ही मिलेगा। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक पैटर्न भी देखा जा सकता है। पैटर्न क्या है कि किसी भी टर्म के अंदर आर की पावर आप ध्यान से देखिए। जैसे सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म में आर की पावर 1 है। ठीक है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर की पावर 3 है, तो एक कम पावर आती जा रही है। तो क्या यहां पर आपको एक पैटर्न नजर आता हुआ दिख रहा है कि अगर आपको 10th टर्म निकालना होता तो आप ए के इंटू में आर की पावर 9 लिख देते। अगर आपको 20th टर्म निकालना होता तो आप ए इंटू आर की पावर 19 लिख देते। तो ठीक इसी प्रकार जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला, nवां पद आप निकाल सकते हो बच्चों। सबसे पहले ए लिखना है, ए के बाद सार्वनुपात का मान लिखना है, और फिर आपको जो भी टर्म चाहिए n की वैल्यू आपको इस जगह पर रख देनी है। ठीक है, सब बच्चों को बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब a इंटू आर की पावर n-1 जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अभी हम जीपी में n टर्म्स का सम भी निकालना सीखेंगे और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम जनरल टर्म पर nवें पद पर एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी में T3 का मतलब होता है बेटा थर्ड टर्म, ठीक है, 2 है, और उसी गुणोत्तर श्रेणी का छठा टर्म -1/4 है, और आपको T10 ज्ञात करना है, 10वां टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस जीपी में आप प्रथम पद को और सार्वनुपात को मान लो।
कि यार इस जीपी का जो प्रथम पद है ना वो तो ए है, ठीक है, और सार्वनुपात आर है, ठीक है। अब आपको T3 दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है, तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। हमने nवें पद का फॉर्मूला लगाया, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होता है, तो यहां पे a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद छठे टर्म की बात करेंगे, छठा टर्म हो जाएगा a इंटू आर की पावर 6 माइनस 1, मतलब a इंटू आर की पावर 5 हो जाएगा। तीसरा टर्म आपको 2 दे रखा है, और छठा टर्म आपको माइनस का 1/4 दे रखा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि बच्चों आपके पास दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन हैं, हम ए और आर की वैल्यू निकालेंगे तभी हम 10वां टर्म निकाल पाएंगे, ठीक है। तो भाई यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू आर की पावर 5 डिवाइड होगा किससे, a इंटू आर के स्क्वायर से, और राइट हैंड साइड में माइनस का 1/4 डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो आप दोनों तरफ सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, आपको आर की पावर 3 का जो आंसर है वो कितना मिल गया, -1/8, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, ठीक है भाई। तो जैसे ही आपका आर सॉल्व हो गया, तो आर के सॉल्व होने पर आप इसी आर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। मैं यहां कैलकुलेशंस कर रहा हूं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। जैसे ही आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो a इंटू आर स्क्वायर मतलब -1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो यहां से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 8, ठीक है बच्चों। तो r का वैल्यू आ गया है, सर्वानुपात का वैल्यू सॉल्व हो गया है, प्रथम पद का वैल्यू सॉल्व हो गया है, और हमें निकालना है 10वां टर्म। अब 10वें टर्म का फॉर्मूला क्या है आप सब जानते हैं, nवें पद का जो सूत्र था a इंटू आर की पावर n-1, तो T10 को निकालते हैं, सब बच्चे ध्यान से बात सुनेंगे। तो T10 का मतलब हो जाएगा प्रथम पद गुणा आर की पावर 10 माइनस 1, मतलब प्रथम पद का मान 8 है, आर का मान माइनस का 1/2 है, और इसकी पावर में आपको 10 माइनस 1 9 रख देना है। इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, और इसकी कैलकुलेशंस करने से आपको आंसर मिल जाएगा -1/64, ठीक है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी पर पहला सवाल जिसमें हमने nवें पद के फॉर्मूला के सूत्र को इस्तेमाल किया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि चार संख्याओं के एक समुच्चय में प्रथम 3 गुणोत्तर श्रेणी में है और अंतिम 3 समांतर श्रेणी में है। भाई देखो संख्याएं तो 4 ही हैं, ठीक है, और चार संख्याओं में जो पहली 3 है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, वो गुणोत्तर श्रेणी में है। आखिरी की 3 का मतलब हुआ दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या, मतलब दूसरी तीसरी संख्या की बात दोनों सेट में हो रही है ना। यह समांतर श्रेणी में है जिसका सर्वांतर आपके पास 6 दे रखा है। यदि प्रथम एवं चौथी संख्या समान है तो चारों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। तो बच्चों हमारी जो चार संख्याएं हैं, जो चार नंबर्स हैं, उनमें जो प्रथम 3 है, मतलब आप एक बार के लिए इनको ABCD मान लो, ABCD, ठीक है, ये अपन ने चार संख्याएं मान ली। अब इसमें प्रथम 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो यदि हम गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात, ये जो प्रथम 3 संख्याएं है ना, ये आपके पास गुणोत्तर श्रेणी का मतलब जीपी में है, और इस जीपी में आप सर्वानुपात का मान आर मान लो। जैसे आप इसको आर मान लोगे ना, इसका मतलब क्या होगा, बी का वैल्यू ए आर आ जाएगा और सी का वैल्यू ए इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके भाई, और अब अपन बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। जो अंतिम 3 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है, मतलब समांतर श्रेणी में कौन कौन होगा, समांतर श्रेणी में होगा बी, सी और डी, ये समांतर श्रेणी में होगा, और समांतर श्रेणी को लिख देते हैं एपी। और यदि ये समांतर श्रेणी में है, उसका आपको सर्वांतर दे रखा है बेटा, डी बराबर 6 दे रखा है, ठीक है। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो डी का मान होगा ये सी प्लस 6 होगा, ठीक है, मतलब जो तीसरी संख्या है वो सी में 6 ऐड करके आ जाएगी, और जो सी का मान होगा वो बी प्लस 6 होगा। अब इन सारी बातों को पुट कर देते हैं बेटा। प्रथम संख्या तो ए थी, उसको ए ही रखिए, द्वितीय संख्या ए आर हो जाएगी, सी का वैल्यू ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी का वैल्यू सी प्लस 6 मतलब ए आर स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा,
तो ये 4 नंबर्स में आपको अब 2 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उन दोनों प्रॉपर्टीज को आप अप्लाई करिए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि प्रथम और चौथी संख्या समान है, ठीक है। तो पहली और चौथी संख्या समान कर दो, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए इंटू आर स्क्वायर प्लस 6 के बराबर, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद आपके पास जो सी की वैल्यू है, मतलब जो तीसरी संख्या की वैल्यू है, वो बी प्लस 6 है ना, वो ए आर में 6 ऐड करके आ जाएगी, क्योंकि ये 3 संख्याएं भी तो एपी में थी जिसका कॉमन डिफरेंस 6 था। तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए आर प्लस 6, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इन वैल्यूज को नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। तो भाई सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, ए माइनस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 6। यहां से ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर को आप 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर लिख सकते हैं, और इक्वल टू में आपको वैल्यू 6 पता है। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे तो ए आर स्क्वायर माइनस ए आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ए आर स्क्वायर माइनस ए आर की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। तो आप ए इंटू आर कॉमन ले लीजिए, तो आर माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, भाग दे दो इनका, ठीक है, जिससे आपका ए भी कट जाएगा और आर माइनस 1 भी कट जाएगा। तो ए इंटू 1 माइनस आर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई ए इंटू आर माइनस 1 इज इक्वल टू 6/6, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ए से ए कैंसिल और 1 माइनस आर से आर माइनस 1 कैंसिल, बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो माइनस में आपके पास बचने वाला है आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर, ओके, और इक्वल्स टू में 6/6 की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके बच्चों, तो अगर आर की वैल्यू सॉल्व होने जा रही है, नेगेटिव आर नेगेटिव 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू आर आ जाएगा, करेक्ट। सो -1 इज इक्वल टू 2r, और यहां से आपको r का वैल्यू मिल जाता है माइनस का 1/2। इस r के वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। सपोज दैट कि हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो a इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस 6, ओके। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो 3a/4 की वैल्यू आपको 6 मिलेगी और a की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। तो इसका मतलब इसमें जो a का वैल्यू था वो 8 था और कॉमन रेशो का जो वैल्यू था वो -1/2 था। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था चारों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी a, तो पहली संख्या आ जाएगी 8। दूसरी संख्या ar, तो दूसरी संख्या आ जाएगी -4। तीसरी संख्या ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का मान आएगा 2, और चौथी संख्या थी ए आर स्क्वायर प्लस 6, तो 2 में आप 6 प्लस करोगे तो वापस आ जाएगा 8। ये वो 4 संख्याएं हैं जिसकी क्वेश्चन ने बात की हुई थी। ठीक है भाई, करेक्ट, सबको समझ आ गई बात। चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। 2 समीकरण दे रखे हैं, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी बराबर 0 है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू बराबर 0 है जिसके रूट्स गामा और डेल्टा है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा गुणोत्तर श्रेणी में है, और आपको पी और क्यू के पूर्णांक मान ज्ञात करने हैं। हाँ जी भाई, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए सारे बच्चे। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट्स हैं दे आर अल्फा बीटा। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये 4 नंबर जीपी में है, तो जीपी में हम 4 वेरिएबल क्यों मैनेज करें जब हम जीपी को ए और आर की मदद से लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अल्फा को मान लेते हैं ए और जीपी का एक सर्वानुपात आर मान लेते हैं, है ना। तो बीटा का मान ए आर हो जाएगा, गामा का मान ए आर स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा का मान ए आर क्यूब हो जाएगा, है ना भाई। अब हम बात करते हैं हमारी दोनों इक्वेशंस की। जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसके रूट्स थे अल्फा और बीटा। तो भाई फर्स्ट का रूट अल्फा, सेकंड रूट इसका बीटा, करेक्ट। तो बच्चों याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 2 फॉर्मूलाज आ जाते हैं, एक फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का, एक फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, है ना। तो दोनों मूलों का योगफल और दोनों मूलों का गुणनफल। अल्फा की वैल्यू ए है, बीटा की वैल्यू ए इंटू आर है ना। तो बताइए दोनों का योगफल a प्लस ए आर माइनस बी अपॉन ए। सो b का वैल्यू -1 ऑलरेडी है, x का कोफिशिएंट इज -1 एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज +1, सो -b/a का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो a प्लस ए आर का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है जी। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू ए आर, तो a को अगर आप ए आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो a स्क्वायर आर का वैल्यू आ जाएगा c/a, जो कि p/1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन की बात हो गई। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन की बात करें
तो सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं गामा और डेल्टा। गामा का वैल्यू ए आर स्क्वायर हम मान चुके हैं, डेल्टा का वैल्यू हम ए आर क्यूब मान चुके हैं। हाँ जी भाई, अब बहुत आसान सा काम वापस करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूलाज लगाने हैं। तो ए आर स्क्वायर मतलब दोनों रूट्स का प्लस हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 4, और दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी क्यू। ठीक है भाई, तो आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, इन चारों इक्वेशंस का यूज करके हम P और Q की वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, मैं चारों इक्वेशंस के नंबर दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और फिर दोनों के मूलों का योगफल दूसरी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। यदि हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में एक आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, ए भी कॉमन ले लीजिए, ए आर स्क्वायर पूरा कॉमन आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस आर। और इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी आपको 1 प्लस आर मिल जाएगा, इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ए से ए कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल कर देंगे, और आपको आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा इज इक्वल टू 4। लेकिन अब यहां से आर के 2 पॉसिबल वैल्यूज आते हैं। ठीक है भाई, तो दोनों को ही कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो आर का पहला पॉसिबल वैल्यू +2 और दूसरा पॉसिबल वैल्यू -2। अब एक बार हम आर को 2 रख देते हैं। ठीक है भाई, अगर हम आर को 2 रखें तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलती है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में रख के देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो यदि आप आर को 2 रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है भाई, इस इक्वेशन में आप आर को 2 रख दीजिए, तो हमें मिलता है 3a इक्वल्स टू 1, मतलब a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/3। और अगर हम r को -2 रखते हैं, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मैं फिर से फर्स्ट इक्वेशन में ही रख रहा हूं, तो यदि हम r को -2 रख देंगे तो a -2a माइनस a का वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब a का वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं यहां से। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है और Q की वैल्यू निकालनी है, तो इसी स्क्रीन से आप दोनों चीजें कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कि P का वैल्यू तो a स्क्वायर आर के इक्वल आएगा, P का वैल्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर आर, और Q का वैल्यू ध्यान से देखिए भाई, Q का वैल्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर आर की पावर 5। करेक्ट, ये आपके पास P और Q के वैल्यूज आ गए। अब हमारे पास R की वैल्यू तो फिक्स है, R की वैल्यू भी 2 है और उसी कोरस्पॉन्डिंग A की वैल्यूज भी 2 है। तो भाई पहला जो पॉसिबिलिटी है, केस नंबर 1, या तो हम R को 2 रखेंगे, और R को 2 रखेंगे तो A को हमें 1/3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करने से P का मान कितना आएगा, a स्क्वायर 1/9 इंटू आर का वैल्यू 2, तो P का मान आएगा 2/9। लेकिन देखो ये बात यहीं गलत हो जाती है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, P और Q के पूर्णांक मान पूछे हुए हैं, है ना। P और Q के पूर्णांक मान क्या है, इसका मतलब P और Q दोनों के दोनों आपके इंटीजर आने चाहिए, पूरे पूरे नंबर्स आने चाहिए। तो हम केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 1 तो गलत हो गया। केस नंबर 2 क्या था, R का वैल्यू -2 था, A का वैल्यू -1 था। यदि R को -2 रखोगे, A को -1 रखोगे, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर इंटू -2। बिल्कुल बेटा, ये -2 आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। और Q का मान A का स्क्वायर इंटू R की पावर 5 का मतलब हो जाएगा -2 की पावर 5। ठीक है, आंसर इज -32। तो बच्चे P, Q का जो आपका क्रमित युग्म है वो -2, -32 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अब हम बात करेंगे जीपी के एन टर्म्स के सम की। ठीक है भाई, एक जीपी है, जीपी आपको पता है, तो जीपी के पता होने का मतलब होता है कि आपको जीपी का प्रथम पद पता है और जीपी के सर्वानुपात की वैल्यू पता है, और हम जीपी के एन पदों का योगफल निकालना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जीपी के प्रथम एन पदों का योग जो है वो इस फॉर्मूला से निकाला जाता है, a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1 बराबर, वैसे ये दोनों जो फॉर्मूलाज है ये सेम है। अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में से -1 कॉमन निकाल लें
तो वो -1 तो कैंसिल हो जाएगा और आपका फॉर्मूला सेकंड वाला बन जाएगा। फिर यार इसको दो अलग अलग तरीके से क्यों लिखा गया है? तो इसको दो अलग अलग तरीके से लिखने का रीजन है कि यार हम क्या करते हैं, जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है ना, तो फॉर्मूला इस फॉर्मेट में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट वाले फॉर्मेट में पुट कर लेते हैं, ताकि डिनोमिनेटर में नंबर पॉजिटिव बन जाए। और जब भी r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तब हम फॉर्मूला को इस फॉर्मेट में पुट कर लेते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आप स्टार्टिंग में ही एक स्टेप माइनस से माइनस कैंसिल करने वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? जीपी के प्रथम n पदों का योग। तो मान लो बेटा पहला पद a है और सार्वनुपात r है, तो पहला पद a हुआ, दूसरा पद ar हुआ, तीसरा पद ar² हुआ, और nth पद जो हुआ वो a इंटू r की पावर n-1 हुआ, है ना भाई। इन सब पदों का योगफल जो आपको निकालना है उसी को हम लोग बोलते हैं Sn। ठीक है, और उसी Sn की हमने यहां पर वैल्यू निकाली है, विच इज a मल्टीप्लाई बाय a का मतलब प्रथम पद हो गया यहाँ पे, r का मल्टीप्लाई सार्वनुपात, n का मतलब हो गया जितने पदों का योगफल निकालना है -1, और डिनोमिनेटर में फिर से r-1। ठीक है बच्चों, जीपी के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है। ठीक है, जीपी में हमसे कभी कभार पूछा जाता है जीपी के अनंत पदों का योगफल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक बात याद करनी है कि जब भी जीपी के अनंत पदों का योगफल पूछा जाएगा, ये योगफल फाइनाइट तभी होगा, एग्जिस्ट तभी करेगा जब सार्वनुपात का जो मान है ना वो -1 और +1 के बीच में होगा। ठीक है, जीपी के अनंत पदों का योग, इसका मतलब क्या होता है यार? एक जीपी है बेटा, तो जीपी में क्या बात चल रही है कि जो उसके सार्वनुपात है ना उसकी वैल्यू यदि 1 से छोटी होती है तो जीपी के जो पद होते हैं ना वो डिक्रीजिंग हो जाती है, जीपी ह्रासमान हो जाती है, उसके जो नंबर संख्याएं होती हैं वो आगे जाने पर घटती रहती हैं। और अगर आप उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालते हो तो वो आगे जाकर इतनी छोटी हो जाती है कि आप उनको नेग्लिजिबल मान लेते हो, और इससे आपके जीपी के अनंत पदों का योगफल निकल जाता है। ठीक है, अब जीपी के अनंत पदों का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले आपने ये तो देख लिया कि r की वैल्यू -1 से 1 तक होगी। दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो कि n का वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, क्योंकि हम सबके पास Sn का फॉर्मूला तो था ही। Sn का फॉर्मूला मैं सेकंड वाला यूज कर रहा हूं, r की वैल्यू 1 से छोटी है, a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, इसमें यदि r का वैल्यू -1 से 1 हो जाए, थोड़ा सा आपको लिमिट चैप्टर याद करना पड़ेगा। अगर कोई नंबर आपका -1 से 1 के बीच में है और उस नंबर की पावर में आप इनफाइनाइट कर देते हो, है ना, कोई नंबर आपका -1 और +1 के बीच में है, जैसे 1/2 है, और 1/2 की पावर आप इन्फिनिटी कर देते हो। मैं ऐसे बोल देता हूं कि ये नंबर आपका -1 और 1 के बीच में था और इसकी पावर हमने इनफाइनाइट कर दी, तो क्या इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर जाती है? बिल्कुल, आप 1/2 की पावर इनफाइनाइट रखोगे तो वो वैल्यू जो होगी वो किसकी तरफ अप्रोच करेगी? वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो इसीलिए 1/3 की पावर इनफाइनाइट कर लो, 2/3 की पावर इनफाइनाइट कर लो। इसीलिए जब r का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है ना, तो r का पावर n, मतलब देखो r भी आपका -1 से 1 के बीच में है और जो पावर है वो इंफिनिटी है, तो इस केस में r की पावर n 0 को अप्रोच कर जाती है। और r की पावर n अगर 0 को अप्रोच कर जाती है तो ये वाला टर्म हम 0 सपोज कर लेते हैं, और उसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला बचता है वो सिर्फ और सिर्फ a अपॉन 1 - r बचता है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी ऐसी जीपी जिसमें सार्वनुपात का मान -1 और +1 के बीच में आता हो, 1 से छोटा आता हो, उसके अनंत पदों का जो योगफल होता है वो भी निकालना संभव होता है। उसकी वैल्यू भी आप एक फाइनाइट नंबर में देखते हैं और उसका फॉर्मूला है a अपॉन 1 - r। कोई छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो इसके ऊपर। देखो भाई, जैसे मान लो कि आपको एक जीपी दे दी गई है 4 + 2 + 1 + 1/2, और आपको इस जीपी के अनंत पदों का योगफल पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस जीपी में प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 4 है। ठीक है, 4 के बाद इसमें कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है? सार्वनुपात की वैल्यू क्या है? 1/2 है। और कितने पदों का योगफल पूछा हुआ है? अनंत, इनफाइनाइट का योगफल पूछा हुआ है। तो यहां पे जो इनफाइनाइट पदों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे a अपॉन 1 - r। ठीक है, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे 1 - कॉमन रेशो के साथ, तो 4 का डिवाइड हो जाएगा किसके साथ? 1/2 के साथ, और आंसर आ जाएगा 8। देखो भाई, अगर आप इस जीपी के अनंत पदों का योगफल करोगे तो आंसर 8 आएगा। मतलब ये 1/2 के बाद अगली टर्म 1/4, अगली टर्म 1/8, अगली टर्म 1/16, तो चलते चलते ये आपकी जो टर्म है वो बहुत छोटी हो जाएगी
और जो इन सब पदों का योगफल है वो एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक की सारी बात समझ आ गई। तो हमने दो अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़े। यदि आपको जीपी के एन टर्म्स का सम निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और यदि आपको जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना होगा तो सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये कि आर की वैल्यू -1 से 1 में आनी चाहिए, और यदि आर की वैल्यू -1 से 1 में आती है तो उस जीपी के अनंत पदों का योगफल s बराबर a/1 - r होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चीज पर। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल 15 है, ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के वर्गों का योगफल 45 है, तो आपको 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, जो लोग खुद से ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं बच्चों। एक गुणोत्तर श्रेणी आपको दी गई है और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल दिया गया है। तो बेटा गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद तो आप ए मान लो, प्रथम पद गुणोत्तर श्रेणी का ए मान लिया, सार्वनुपात आर मान लेते हैं, इसका सार्वनुपात आर हो गया। अब क्योंकि इसके अनंत पदों का जो योगफल है वो 15 है, मतलब अनंत पदों का योगफल आपका निकल पा रहा है और वो भी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसका सार्वनुपात जरूर जरूर -1 और +1 के बीच में ही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो सब बच्चे बात को? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी पदों के योगफल की बात करेंगे। तो a+ar+ar² से लेकर अनंत पदों का जो योगफल है जिसको आपकी वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल आपको 15 दे रखा है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। तो यहां से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी कि a का जो वैल्यू आ रहा है वो 15 × 1 - r आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। चलिए सेकंड बात क्या दे रखी है, इसी गुणोत्तर श्रेणी के सभी अनंत पदों के वर्गों का योगफल 45 है। अभी आपने इस जीपी के सभी टर्म्स का सम निकाल लिया और अब हम निकालेंगे इस जीपी के सभी टर्म्स के स्क्वायर्स का सम। तो देखो यार, पहले टर्म का स्क्वायर कर दो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे तो a का पावर 2, फिर ए आर का स्क्वायर कर दो, a²r², फिर a²r² का a²r⁴, और इसके अनंत पदों का योगफल आपको दे रखा है 45। एक छोटी सी बात समझिए कि जो इसके स्क्वायर्स हैं क्या वो भी एक जीपी बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यार ये भी तो एक जीपी बन रही है, ये पूरी सीरीज अगर आप सबका स्क्वायर कर देते हैं तब भी आपको एक जीपी मिल रही है। उस जीपी का जो प्रथम पद है वो आपको a² समझ में आ रहा है और उसका जो सार्वनुपात है वो r² समझ में आ रहा है। कैसे चेक कर सकते हैं बच्चे, आप क्या करेंगे, हर टर्म को उसके पिछले टर्म से डिवाइड करके देखिए। यदि आपको सेम क्वांटिटी मिले तो ये भी एक जीपी है। तो देखो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, a²r² को a² से डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल r² आ गया। थर्ड टर्म को a²r⁴ को a²r² से डिवाइड करते हैं, फिर भी r² आ गया। इसका मतलब ये भी एक जीपी है और इस जीपी के अनंत पदों का योगफल निकालने के लिए न्यूमिनेटर में लिखेंगे फर्स्ट टर्म, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 - रेशो। रेशो क्या आ रहा है, r² आ रहा है। तो यहां पर आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी कि a² की वैल्यू 15 × 1 - r² है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में बचती हैं सिर्फ कैलकुलेशंस। समझ आ गई सबको बात? तो इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। उससे क्या होगा, आपकी कंप्लीट इक्वेशन r में बन जाएगी और उस r की वैल्यू आने के बाद हम a की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 15 × 1 - r सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो 15 × 1 - r का स्क्वायर इक्वल्स टू 45 × 1 - r²। चेक करिए। ठीक है भाई, अगर हम a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें तो यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 15 का स्क्वायर इज 225 और 1 - r के स्क्वायर का मतलब हो गया 1 - r × 1 - r, और 1 - r² जो राइट हैंड साइड में है उसको हम फैक्टराइज कर देते हैं 1 - r × 1 + r में, और एक 1 - r का फैक्टर कैंसिल भी हो जाएगा। ओके, सो 45 और 225 भी 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 45 × 5 इज 225। तो बच्चों यहां पर आपकी जो इक्वेशन बनी वो 5 - 5r इक्वल्स टू 1 + r बनी, जिससे आपको 4 की वैल्यू 6r मिल जाती है और r की वैल्यू 2/3 मिल जाती है। ठीक है, तो भाई r सॉल्व हो चुका है और देखो r उसी रेंज में भी आया।
आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में भी आई। ठीक है, अब आप सबको आर की वैल्यू को एक फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है और ए की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू था 15 इंटू 1 माइनस आर। तो 15 के इंटू में हमने 1 माइनस आर को लिखा, जिससे आपका ए का आंसर आ गया 5। तो प्रथम पद इस जीपी का 5 आ गया। अब बात करते हैं भैया, क्वेश्चन ने पूछा क्या था, है ना, ए और आर तो निकल गए हैं। चलिए पिछली स्लाइड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा था 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस जीपी के 10 पदों का योगफल निकालना है, मतलब S10 की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। तो यार जब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया है, रेशियो आ गया है, तो अब S10 का फॉर्मूला लग जाएगा। तो भाई सोच के बताइए सभी बच्चे, S10 का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर की पावर 10 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, बस आपने n की वैल्यू को 10 पुट कर दिया है। ठीक है, तो a की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, 1 माइनस 2/3 की पावर 10 हो जाएगा, और डिवाइड में 1 माइनस 2/3 1/3 आ जाएगा। ये जो 1/3 है ये 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10। ये है बच्चों इस जीपी के पहले 10 टर्म्स का सम। ठीक है, मतलब देखो कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो हम 10 टर्म्स का सम तो उसी n टर्म्स वाले फॉर्मूला से ही निकालेंगे, लेकिन जो अनंत पदों का योगफल है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, उसके लिए अपने को a/1 माइनस आर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इनफाइनाइट जीपी के सम पर है, अनंत पदों के योगफल पर है। तो यहां पर दिया गया है कि x, जो कैपिटल X है, वो इन दोनों ब्रैकेट्स के गुणन को व्यक्त करता है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। x इन दोनों ब्रैकेट्स के गुणन को व्यक्त करता है, जहां a और b द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, मतलब आपको इस पूरे दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फिर से बच्चों जो लोग खुद से ट्राई करना चाहते हैं वो एक बार वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, पहला जो ब्रैकेट है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। तो सबसे पहले यही निर्णय लेते हैं कि क्या ये एक जीपी है। आंसर इज यस। किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म भी ए आ रहा है, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म भी ए आ रहा है, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म भी ए आ रहा है। तो ये एक जीपी है। इस जीपी का प्रथम पद 1 है और इसका जो सर्वानुपात है वो ए है। तो इस जीपी के अनंत पदों का योगफल 1/1 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ गया, हमारे पास 1/1 माइनस ए। ठीक है, अब सेकेंड ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो बिल्कुल यार बस ए की जगह पर बी को लिख दिया है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक जीपी है, और इस जीपी का अनंत पदों का जो योगफल आएगा वो 1/1 माइनस बी आ जाएगा। अब ये x क्या चीज है, तो x का वैल्यू होगा बच्चों इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई। तो 1/1 माइनस ए इंटू 1/1 माइनस बी को अपन मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस 1 के डिवाइड में कितना आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब बच्चों ये a और b जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, 11x² माइनस 4x माइनस 2। देखो दे रखा है ना, जहां a और b द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो यार सबसे पहले अपन इसी बात को क्रैक कर लेते हैं। 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के जो मूल हैं वो a और b हैं। यहां से हमें मूलों का योगफल मिल जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ रहा है a प्लस बी का वैल्यू, 4/11। कैसे निकालते हैं, माइनस लिखते हैं x का गुणांक और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना भाई, सूत्र सबको याद होना चाहिए। इसके बाद हम निकालेंगे a और b का मल्टीप्लाई। तो a और b का मल्टीप्लाई कैसे आएगा, कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में लिखा हुआ है डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसको हम अपने x की वैल्यू में रख देंगे। तो x का वैल्यू क्या आया था, 1/1 माइनस ए प्लस बी, और 1 माइनस ए प्लस बी के बाद प्लस ए बी। तो प्लस ए बी का मतलब माइनस का 2/11 ही हो जाएगा। तो आंसर विल बी 11/11 माइनस 4 माइनस 2। सो फाइनल आंसर इज 11/5। ठीक है बच्चों, तो एक और एग्जांपल हमने देख लिया है जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम पर। ठीक है भाई, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके,
चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। तो जीपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जीपी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो जीपी फॉलो करती है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 पर नजर डालते हैं। ओके, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़िए सब बच्चे। यदि एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर का वैल्यू एसी के बराबर होगा। जैसे हमने एपी में भी तो पढ़ा था यार ऐसा ही एक रिजल्ट, कि अगर एबीसी एपी में है तो वहां पर पढ़ा था 2b बराबर ए प्लस सी होता है, और यहां पर पढ़ रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। ये कैसे आ जाएगा यार? क्योंकि यार जब 3 नंबर जीपी में है ना तो रेशो बराबर रहता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ये रेशो बराबर रहेगा। तो इससे आपको बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बड़े आसानी से आप प्रूफ भी कर लोगे। ठीक है भाई, ओके चलिए, तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में भी आप 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं कि जो जीपी में है। तो यदि एबीसी जीपी में है तो हमारे पास कॉमन रेशो को निकालने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। इस ट्रिक को बहुत अच्छे से याद करिए, जेईई मेंस ने 2-3 बार इस ट्रिक को यूज में लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आए हैं। तो जब भी एबीसी जीपी में होंगे तो सार्वनुपात को निकालने की ट्रिक, हाँ बच्चों, सार्वनुपात को निकालने की ट्रिक, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब जो तीसरी संख्या है, तीसरा टर्म है उसमें से दूसरा टर्म माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बेटा जीपी में अगर कोई भी 3 नंबर आपको सपोज करने हो, है ना, कि यार जीपी में कोई 3 नंबर है दिए गए हैं, पहली 3 संख्याएं दी गई हैं और उनको आप सपोज करना चाहते हो, तो सपोज करने का एक तरीका होता है कि आप पहला पद ए ना मानकर पहला पद ए अपॉन आर माने और फिर उसमें आर का मल्टीप्लाई करते जाए, ए अपॉन आर के बाद ए और ए के बाद ए आर। फायदा क्या होता है और इसका फायदा कब होता है, दोनों बातें सीखनी है। इसका फायदा तब होगा जब आपको 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई दे रखा हो। जैसे मान लो कोई बोले कि कोई जीपी में 3 नंबर है और उन तीनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है ना वो 27 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जीपी में 3 नंबर ए बाय आर, ए और ए आर मान लोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आर कट जाएगा, सिर्फ ए क्यूब आ जाएगा। तो आप 27 के इक्वल किसको रखोगे, ए क्यूब को रखोगे, और वहां से एक वेरिएबल ए का वैल्यू 3 आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, जीपी में 3 पदों का गुणनफल आपको दे रखा हो, तब हम जीपी में 3 नंबर्स जब मानते हैं तो ए बाय आर, ए और ए आर मानते हैं। इससे हमारा एक वेरिएबल साथ के साथ सोल्व हो जाता है और दूसरे वेरिएबल के लिए हमें कोई ना कोई इक्वेशन और दी होती है। ठीक है, अच्छा मान लो यार 3 नहीं 4 पद मानने हैं, तो 4 पद मानने के लिए हमें जो सार्वनुपात है वो आर का नहीं मानना है, आर स्क्वायर का मानना है। मतलब पहला पद आप शुरू कहां से करेंगे, ए अपॉन आर क्यूब से, उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा पद ए अपॉन आर आ जाएगा, तीसरा ए आर आ जाएगा, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और चौथे के लिए फिर से आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब आ जाएगा। याद रखना, जब अपन 4 लगातार पद मान रहे हैं तो हमने उसके अंदर जो सार्वनुपात को माना है वो हमने आर नहीं माना है, आर स्क्वायर माना है। आप किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से डिवाइड करके देखिए तो वहां पे आपको आर स्क्वायर मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, देखिए भाई ऐसा एक पॉइंट आपने एपी में भी पढ़ा था, लेकिन एपी में इस पॉइंट में ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी, जीपी में इस पॉइंट में ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। एपी में आपने पढ़ा था कि यदि 3, 4, 5 नंबर कुछ एपी में दे रखे हैं, सभी में आप लैम्डा प्लस कर दो तो परिणामी श्रेणी भी एपी बनती थी, सभी में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, माइनस कर दो, सबके साथ सेम बिहेवियर करो तो हमेशा क्या बनती थी, एपी बनती थी। लेकिन जीपी में क्या होता है बेटा, जीपी में अलग फंडा होता है, जीपी में प्लस करने से नहीं होता। A1, A2, A3 यदि ये जीपी है, आप सभी में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा A1, लैम्डा A2, लैम्डा A3, तो ये भी जीपी रहेगी। ठीक है, सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल कर लो तब भी जीपी रहेगी। सभी नंबर्स का रूट कर लो या फिर कोई भी पावर पे चढ़ा दो, A1 की पावर R कर दिया, A2 की पावर मतलब स्क्वायर पावर कर दी, क्यूब पावर कर दी, तो ये सारी जो सीरीज है वो क्या रहती है, जीपी रहती है। तो यदि आपको कुछ नंबर्स जीपी में दे रखे हैं तो उन नंबर्स को आप यदि सबको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबकी कुछ पावर लगा देते हैं, ठीक है, तो हमेशा आपको जो परिणामी श्रेणी मिलती है वो जीपी ही मिलती है। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपको कुछ नंबर्स गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं, जैसे A1, A2, A3, A4 से लेके AN तक, तो उनके लॉग निकालने पर जो नंबर्स आएंगे, वापस सुनिए, यदि आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हाँ लेकिन इन नंबर्स का धनात्मक होना जरूरी है, क्योंकि लॉग तो सिर्फ धनात्मक संख्याओं का ही निकलता है। ठीक है, तो यदि कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं जो एक गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, तो इन सबके लॉग किस में आएंगे, समांतर श्रेणी में आएंगे। ठीक है, और इसका विपरीत भी सत्य है,
विपरीत का मतलब है कि यदि ये सारे नंबर्स समांतर श्रेणी में है, log a1 log a2 log a3 log an, तो इनका log हटाने पर जो नंबर्स आएंगे वो जीपी में आएंगे। ठीक है, इसको अपन एक छोटे रूप में भी याद कर लेते हैं। मान लो कि log a log b log c एपी में आते हैं। ठीक है, log a log b log c एपी में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, एपी की प्रॉपर्टी लगा देंगे। एपी की कौन सी प्रॉपर्टी, कि बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के प्लस के बराबर होता है। तो 2 इंटू लॉग बी लॉग ए प्लस लॉग सी के इक्वल आ जाएगा। तो 2 लॉग बी का मतलब हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर, और लॉग ए प्लस लॉग सी का मतलब हो जाएगा लॉग ए सी। और यहां से लॉग काटोगे तो बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी आ जाएगा। तो यार इसका मतलब यदि लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में है तो बी ए बी सी जीपी में है। तो अगर लॉग वाली टर्म्स आपको एपी में दे रखी है ना, तो लॉग हटाने पर उसकी जीपी बन जाती है, और यदि वैसे आपकी टर्म्स जीपी में दे रखी हैं तो उन पर लॉग लगाने पर वो टर्म्स एपी की बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जीपी की। अब हम जीपी के कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। चलिए भाई, तो अब इन पर कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को पढ़िए सब बच्चे। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 क्रमागत पद इस क्यूबिक समीकरण के 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 19 एक्स स्क्वायर प्लस 57x माइनस 54 बराबर 0 के वास्तविक मूल हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग निकालिए, योगफल निकालिए। ठीक है भाई, तो भाई एक जीपी है, और जीपी के जो तीनों नंबर्स हैं, प्रथम 3 जो नंबर्स हैं वो इस क्यूबिक के रूट्स हैं। ठीक है, तो क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं और वही अपने जीपी के प्रथम 3 पद की तरह काम करेंगे, और अपने को जीपी के अनंत पदों का योगफल निकालना है। तो 2x क्यूब माइनस का 19x स्क्वायर प्लस का 57x माइनस का 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आप इस जीपी के जो 3 नंबर्स हैं उनको सपोज कर सकते हो a बाई आर, ए और ए आर। बच्चों मैंने नंबर्स को इस प्रकार क्यों सपोज किया, क्योंकि मेरे को यहां क्यूबिक इक्वेशन के अंदर तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई तो मिल ही जाएगा, और अगर तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई मिल जाएगा तो मैं अपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को बड़े आराम से निकाल लूंगा, है ना। तो देखो क्यूबिक के अंदर 3 तरह के फॉर्मूलाज लगते हैं। एक लगता है सभी मूलों के योगफल का, एक लगता है कि उनको 2-2 करके जो अपन योगफल करते हैं उसका समेशन क्या आता है, और एक लगता है तीनों के मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या आता है। तो पहले अगर आप इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के 3 रूट्स यदि अल्फा, बीटा और गामा होते हैं, तो यहां क्यूबिक के अंदर 3 फॉर्मूलाज आपके अप्लाई हम कर सकते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सभी का योगफल, सभी का प्लस कितना आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए। और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी बाई ए। ठीक है, तो यहां पर आपने तीनों रूट्स को क्या क्या मान लिया है, ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गया सब बच्चों को। तो करना क्या है, सबसे पहले अपन तीनों नंबर के मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ए बाई आर का, ए का और ए आर का, ए बाई आर इंटू ए आर, इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो माइनस डी बाई ए। माइनस डी का मतलब हो जाएगा माइनस का 54 अपॉन ए का मतलब हो जाएगा 2। अच्छा, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था ठीक वैसा ही सिस्टम बन गया है, इज इक्वल टू 27 आ गया है। यहां आर से आर कट हो गया, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27, और अगर ए क्यूब 27 है तो ए का वैल्यू इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, देखो ये इसका बेनिफिट है कि आपको एक वेरिएबल जल्दी मिल जाता है और दूसरे वेरिएबल के लिए आपको एक नई इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब यहां पर जो दूसरा इक्वेशन यूज कर रहा हूं वो मैं यूज कर रहा हूं सभी मूलों के योगफल वाला। तो बेटा पहला मूल आपका 3 बाई आर, क्योंकि ए का मान तो हम जान चुके हैं, दूसरा मूल 3 और तीसरा मूल 3r। इन तीनों का जो योगफल आएगा वो आएगा माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए आप इक्वेशन से ध्यान से देखिए 19/2 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पर बनेगा 3r स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, 3r स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3 नहीं बचेगा, अपॉन r बचेगा। यस बेटा, और जो यहां पर 3 था उसको हम उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 19/2 माइनस 3। ओके, एंड 19/2 माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी 13/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू आर स्क्वायर माइनस 13 इंटू आर
प्लस 6 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, और इस क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद 2r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो बच्चों यहां से r की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? हमें r की दो वैल्यूज मिल रही हैं। फर्स्ट वैल्यू इज 3/2 एंड सेकेंड वैल्यू इज 2/3। यहां पर इस 3/2 वाली वैल्यू को हम लोग कर देंगे रिजेक्ट। इसको रिजेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि आपसे जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा हुआ है, अनंत पदों का योगफल पूछा हुआ है। ध्यान से देखिए, और अनंत पदों का योगफल सिर्फ तभी निकलता है जब जीपी का सार्वनुपात 1 से छोटा होता है। तो जो 3/2 है उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, 2/3 को हम लोग लेके चलेंगे। अब देखो यहां पर एक बच्चा जो सिली मिस्टेक करता है वो ये कि आपके पास ए का वैल्यू आ गया था, ए का वैल्यू कितना आया था 3, और आर का वैल्यू आ गया था 2/3। ओके, जब ए और आर दोनों का वैल्यू आ गया है तो बच्चा डायरेक्टली इंफिनिटी टर्म्स के सम के लिए a/1 - r लगा देता है, जबकि यहां पे ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहां पर आप जो नंबर्स को मान के चले थे ना, उन नंबर्स को आपने माना था a/r, a और ar। मतलब यहां का जो पहला टर्म था, प्रथम पद था, वो a/r था, ना कि a था। तो यहां पे बेटा पहले a को r से डिवाइड कर लो। a को r से डिवाइड करोगे तो पहला पद आ जाएगा 9/2। दूसरा पद क्या आएगा? दूसरा पद तो खुद a है तो 3 आ जाएगा, और तीसरा पद a और r को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है आप सबको? तो इसका मतलब जो इसका पहला टर्म है वो 9/2 है, और सार्वनुपात तो 2/3 है ही, तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम आएगा वो a, मतलब कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r, r का वैल्यू 2/3 है, इस प्रकार से आएगा। तो 9/2 का डिवाइड आपको 1/3 से लगाना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 27/2। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर अनंत पदों का योगफल आप 27/2 निकाल चुके हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। यदि x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, y का वैल्यू 1 से ज्यादा है, z का वैल्यू 1 से ज्यादा है, और ये तीनों नंबर्स गुणोत्तर श्रेणी में है, x, y, z आर इन जीपी, तो अपने को बताना है कि 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln y और 1/1 प्लस ln z कौन सी सीरीज में होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा HP का यूज आ जाएगा, तो हम वहां तक एक बार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? एक्स वाई जेड जीपी में है, तो यहां लिख दीजिए एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ओके, हमें बताना है उन तीन नंबर्स के बारे में, 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln y और 1/1 प्लस ln z। इन तीन नंबर्स के बारे में हमें बताना है कि ये कौन सी सीरीज में होंगे। ठीक है, और एक्स वाई जेड आपको दे रखा है कि जीपी में है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका लॉग ले लेंगे। ln का मतलब क्या होता है बेटा? ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, जो लॉग आप ई बेस पे लेते हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है ln। तो अगर आप तीनों का ln ले लेंगे तो आपको याद होगा हमारी एक प्रॉपर्टी थी कि यदि तीन नंबर जीपी में है तो उनका लॉग लेने पर जो नए नंबर्स आते हैं वो नए नंबर्स किस में आ जाते हैं? एपी में। करेक्ट। इसका मतलब यदि एक्स वाई जेड जीपी में थे तो ln x, ln y, ln z किस में होंगे बच्चों? एपी में होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं? सभी में 1 ऐड कर रहा हूं, सभी में 1। तो याद करिए एपी की प्रॉपर्टी थी कि अगर तीन नंबर्स एपी में हैं और उनमें तीनों में आप सेम नंबर ऐड कर देते हो तो परिणामी श्रेणी भी क्या रहती थी? एपी रहती थी। तो ये तीन नंबर्स आ गए एपी में। और जिन बच्चों को एचपी पता है वो इस क्वेश्चन को अभी कर सकते हैं, वरना आपको थोड़ी देर का वेट करना पड़ेगा जब मैं आपको एचपी पढ़ाऊंगा। तो यहां पर बात यह है कि जो नंबर्स एपी में होते हैं उन नंबर्स के व्युत्क्रम, प्रतिलोम या रेसिप्रोकल आप इंग्लिश में कह सकते हैं, वो एचपी में होते हैं, हरात्मक श्रेणी में होते हैं। तो यदि ये तीन संख्याएं एपी में है तो 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln y और 1/1 प्लस ln z, मतलब इन तीनों के जो रेसिप्रोकल होंगे वो एचपी में होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हरात्मक श्रेणी। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इस बात को आपको एक बार के लिए याद करना पड़ेगा कि एपी में जो नंबर्स होते हैं उन्हीं का रेसिप्रोकल करने पर आपको जो नंबर्स मिलते हैं वो एचपी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई? तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं जिनका योगफल 52 है और दो के गुणनफल का योगफल 624 है। चलिए ठीक है, तो वही तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। अच्छा यहां पे आपको तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई दे रखा है क्या? चेक करो जल्दी से। तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं दे रखा। अगर तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं दे रखा तो नंबर्स को आप a/r, a और ar मानोगे क्या? मान सकते हैं, लेकिन जिस फायदे के लिए माना करते थे वो फायदा हमें यहां पर नहीं मिलेगा। तो हम अपनी जो जीपी की तीन संख्याएं हैं, तीन नंबर्स हैं, वो हम क्या मानेंगे? a ar स्क्वायर मानेंगे। इन तीनों नंबर्स को जीपी में मान लिया। इन तीनों का जो योगफल है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर वो है 52 के बराबर।
और अब देखो दूसरी जो बात दी गई है ना, दो दो के गुणनफल का योगफल, मतलब दो दो को मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करते जाओ। तो एक बार तो ए और ए आर को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए आर और ए आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, और फिर ए आर स्क्वायर और ए को मल्टीप्लाई करोगे, और यहां से अपने को जो आंसर मिलेगा वो 24 मिल जाएगा, 624 मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं। तो यहां पर ए स्क्वायर आर आ रहा है, और ये जो लास्ट वाला टर्म है यहां से आपको ए स्क्वायर आर स्क्वायर मिल रहा है, और इसके बाद बीच वाले टर्म से आपको ए स्क्वायर आर क्यूब मिल रहा है, और ये वैल्यू तुम्हें दे दी गई है 624। क्वेश्चन पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिएगा मतलब ए आर स्क्वायर, इन सबको फाइंड आउट करना है। तो बस आपके पास दो इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन से आपको दोनों वेरिएबल, दोनों चर ए और आर की वैल्यूज को निकालना है। सेकंड इक्वेशन में ए स्क्वायर इंटू आर को कॉमन लेना है। ए स्क्वायर इंटू आर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू में 624। और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप ए अगर कॉमन लेंगे तो आपको 1 प्लस आर स्क्वायर मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, और 1 प्लस आर स्क्वायर वाले ब्रैकेट पर भी स्क्वायर लगेगा, और इक्वल्स टू में 52 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास आ रही थी, ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर से। वैल्यू 624 डिवाइडेड बाय 52 का स्क्वायर विच इज 52 इंटू 52। अगर आप 52 को 624 में कैंसिल करेंगे इट विल बी इक्वल टू 12। यहां ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, अच्छा यहां भी स्क्वायर है, और यहां न्यूमिनेटर कंप्लीट इसकी 1 पावर को कैंसिल कर देगा। ओके, तो यहां से आपको मिलने जा रहा है आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे जो 12 है उस 12 को 4 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, और 52 को भी 4 से कैंसिल करेंगे तो 13 आएगा। तो इट विल बी इक्वल टू 3/13। सो 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 इक्वल्स टू 13r। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहां से आपको जो r का वैल्यू है वो 1/3 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा। बेटा यहां से जो r के दो वैल्यूज मिलते हैं ना, उससे आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ता। r इक्वल टू 1/3 से भी वही 3 नंबर्स आते हैं, r इक्वल टू 3 से भी वही नंबर्स आते हैं। एक्चुअली होता यह है कि एक बार वो नंबर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं, इंक्रीजिंग में आ जाते हैं, और एक बार वही नंबर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं, डिक्रीजिंग में आ जाते हैं। जैसे मान लो कि आप r को 1/3 पुट करते हो, तो इक्वेशन नंबर 1 में r को 1/3 पुट कर दो, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 52। करेक्ट। तो यहां से जब आप a की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, पहले आप इसका एलसीएम ले लो भाई। ठीक है, तो एलसीएम तो 9 ही आ रहा है, a/9, और ऊपर आपको मिल जाएगा 13, और 13 जब आप 52 में कैंसिल करोगे तो इट विल बी 4। तो a का वैल्यू 36 आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपने 36 ही माना था, सेकंड नंबर 36 इंटू 1/3 12 आ जाएगा, और लास्ट नंबर 12 इंटू 1/3 4 आ जाएगा। ओके, और जब आप r को 3 मानेंगे ना, तो आप r को 3 मान के देख लीजिए, a मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टली 1 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 52। तो यहां से आपको a का वैल्यू सीधा ही 4 मिल जाएगा, और अगर a का वैल्यू 4 है तो जो तीन नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर 4 है, फिर 4 इंटू 3 12 है, ठीक है, और लास्ट में 12 इंटू 3 36 है। तो देखिए बच्चों नंबर्स तो सेम आ रहे हैं ना यार, पहला नंबर 4 आया, फिर 12 आया, और फिर 36 आया। लेकिन हाँ, बस एक बार वो नंबर्स डिक्रीजिंग में आ गए और एक बार वो नंबर्स इंक्रीजिंग में आ गए। तो आर की दोनों ही वैल्यू सही है, आप कोई भी वैल्यू से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद b-2 है, तृतीय पद b+6 है, तथा प्रथम पद एवं तृतीय पद का समांतर माध्य का द्वितीय पद के साथ अनुपात 5/3 है। तो बताइए धनात्मक पूर्णांक b कितना होगा। देखो भाई, गुणोत्तर श्रेणी जीपी का आपको पहला पद b-2 दे रखा है, b-2 के बाद तीसरा जो पद है वो b+6 दे रखा है, बीच वाला पद नहीं है हमारे पास। ठीक है, लास्ट टर्म आपको दे रखा है b+6। ओके, बीच वाला पद हम कुछ सपोज कर लेते हैं, बीच वाले पद को हम c सपोज कर लेते हैं। ठीक है,
तथा प्रथम पद एवं तृतीय पद का समांतर माध्य है। प्रथम और तृतीय, पहले और तीसरे पद का समांतर माध्य। बेटा समांतर माध्य वही होता है जो अपन मीन निकालते हैं, दोनों नंबर को प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, उसी को समांतर माध्य बोलते हैं। उसी को आप सिंपल माध्य भी कह देते हैं। तो आप सबसे पहले इन दो नंबर्स का समांतर माध्य निकाल लीजिए, प्रथम पद और तृतीय पद, ठीक है, का समांतर माध्य कितना आ जाएगा, b-2 प्लस b प्लस 6 अपॉन 2। इसका द्वितीय पद के साथ जो अनुपात है वो कितना दे रखा है बच्चों, 5:3 दे रखा है, ठीक है। तो यदि आप पहले नंबर को ध्यान से देखोगे तो यहां पे आएगा 2b प्लस 4, और 2b प्लस 4 का अगर आप 2 से डिवाइड लगाओगे तो ये आ जाएगा b प्लस 2, ठीक है। तो b प्लस 2 का c के साथ जो रेशो है वो 5:3 दे रखा है। आप इससे एक अच्छी सी इक्वेशन भी बना सकते हैं कि b प्लस 2 डिवाइड बाई c की वैल्यू 5/3 दे रखी है, जिसका मतलब 3b प्लस 6 की वैल्यू 5 इंटू सी आ जाएगी। ओके बच्चों, अब ये जो c की वैल्यू है इसको निकालना है। तो c की वैल्यू को निकालने के लिए हम जीपी का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये तीनों नंबर्स जीपी में है, तो जीपी में जब 3 नंबर्स होते हैं तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब c का जो स्क्वायर है वो आप b-2 और b प्लस 6 के मल्टीप्लाई के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ये जेईई मेंस 2021 का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप खुद से कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सॉल्यूशन तो मैं आपको करवा ही रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और इसमें सी स्क्वायर की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बच्चों 3b प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर होगा 9b स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36b इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर 5c का स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर, और इस 25c स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे 25 इंटू सी स्क्वायर की जगह पर b-2 इंटू बी प्लस 6, ठीक है। सॉल्विंग बोथ साइड्स, तो यहां पर आपको मिलने वाला है 25 इंटू बी स्क्वायर प्लस 4b-12, ठीक है जी। और इक्वल टू में आपके पास है 9b स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36b। तो बच्चों कंप्लीट इक्वेशन क्या बनने जा रही है, आई एम शिफ्टिंग ऑल द टर्म्स टू राइट हैंड साइड, मैं सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 16 इंटू बी स्क्वायर, उसके बाद 25 और 4 का मल्टीप्लाई हो गया 100, 100b माइनस 36b इज 64b, राइट हैंड साइड में 64b बन गया। एंड देन 25 इंटू माइनस 12 इज माइनस 300, और 36 भी उधर आ जाएगा तो माइनस का 336। क्या ये पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल लग तो रहा है। 16 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट इज बी स्क्वायर, सेकंड इज 4b, और लास्ट वाले को आप अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 21। और जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, जब आप इसके रूट्स बनाएंगे तो b प्लस 7 इंटू b-3 इक्वल टू 0 आ जाएंगे। और b के आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, -7 और 3। क्वेश्चन में कुछ कंडीशन भी शायद आपको दी गई थी कि आपको धनात्मक पूर्णांक b निकालना है, b का आपको पॉजिटिव इंटीजर वाला वैल्यू निकालना है। तो -7 को हम कर देंगे रिजेक्ट, और हमारे पास जो आंसर है वो सिर्फ हो जाएगा 3। ओके बच्चों, ये था जेईई मेंस 2021 का सवाल, ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बस कुछ ही और एग्जांपल्स बचते हैं जीपी के। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको सम निकालना है 4 प्लस 44 प्लस 444 एन टर्म्स तक का आपको सम निकालना है। लेकिन बच्चों सबसे पहले अगर इसके अंदर आप एक चीज देखना चाहो तो वो ये कि ये सीरीज एक जीपी नहीं है। कैसे जीपी कैसी नहीं है बच्चों, क्योंकि आपने 44 को 4 से डिवाइड करके देखा तो 11 आया, लेकिन जब 444 को 44 से डिवाइड करके देखा तो 11 नहीं आया। इसका मतलब ये एक जीपी नहीं है। इसका सम निकालने के लिए हमें कुछ अलग तरीका लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप मिसलेनियस सीरीज के कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, तो कैसे हम इसका सम निकाल सकते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस आपको सीखना होगा। सबसे पहले आपको इन सभी 4 को 9 में कन्वर्ट करना है, इन सभी 4 को 9 में कन्वर्ट करना है। और उसका प्रोसेस क्या है, हम सबसे पहले पूरी सीरीज में 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी 1, सेकंड टर्म इज 11, थर्ड टर्म इज 111, और ये इसी प्रकार से चलता रहेगा n टर्म्स तक। उसके बाद हम पूरी सीरीज को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पे 9 आएगा, सेकंड टर्म 99 आएगा, थर्ड टर्म 999 आएगा, और इसी प्रकार आप n टर्म्स तक ये सीरीज को लिख दोगे।
तो बच्चों जो कि मैंने आपको बताया था पहला स्टेप कि हम पूरी सीरीज को 9 में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए हमने पहले 4 कॉमन लिया और फिर पूरी सीरीज में 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका टारगेट क्या था, इसका मोटिव क्या था भाई, हमने क्यों 9 में कन्वर्ट करके लिखा। देखिए जो पहला 9 है उसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, जो दूसरा 9 है उसको हम लिख सकते हैं 100 मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1, जो 999 है उसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। और देखो आपको एक अच्छा सा पैटर्न दिख गया होगा, तो हम जो nth टर्म है उस nth टर्म को हम लिख सकते हैं 10 की पावर n माइनस 1। अब आपको क्या करना है, हर ब्रैकेट में से 10 वाली टर्म को अलग लिखना है। तो जैसे 10 वाली फर्स्ट टर्म, उसके बाद 10 वाली दूसरी टर्म, फिर 10 वाली तीसरी टर्म, और चलते चलते हम कहां तक जाएंगे, 10 की पावर n तक जाएंगे। और फिर माइनस वन माइनस वन माइनस वन भी आपको n बार मिलेगा। तो माइनस वन को आप n बार जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, माइनस वन को 2 बार जोड़ेंगे माइनस वन तो माइनस 2 आ जाता है, माइनस वन को 3 बार जोड़ेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस वन को n बार जोड़ेंगे तो माइनस n आ जाएगा। अब आपको सबको एक बात देखनी है कि यार ये शुरू में तो एक जीपी बन गई है ना बेटा, 10 से लेके 10 की पावर n तक। पहला टर्म 10 है और कॉमन रेशो भी 10 है, सर्वानुपात भी 10 है, तो ये एक जीपी बन चुकी है। इस जीपी में प्रथम पद a है, 10 है, कॉमन रेशो भी 10 है, और इसमें कुल पदों की संख्या n है। तो इसका सम निकालने के लिए हम जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इंटू रेशो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइड बाय रेशो माइनस 1, और यहां पे आपका माइनस n तो उपस्थित था ही, और ये आपको सिंप्लीफाई करने के बाद मिल जाएगा फाइनल आंसर 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1, नीचे 9 आएगा, उसका एलसीएम ले लेंगे तो 9n यहां आ जाएगा। सो बच्चों फाइनल आंसर इज 4/81। 10 इंटू 10 की पावर n करेंगे तो 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। ओके, सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन, और उस सीरीज के n टर्म्स का सम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और निकालने का तरीका आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों कि आपको पूरी सीरीज को 9 में कन्वर्ट करना है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर जेईई मेंस में आया हुआ हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, एक सीरीज का 20 टर्म्स तक सम निकालना था। सीरीज थोड़ा सा अलग है लेकिन पैटर्न इसके अंदर प्रोसेस जो है वो वही लगेगा। फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं 0.7 है, सेकेंड टर्म 0.77 है, थर्ड टर्म 0.777 है, ठीक है। तो इस सीरीज का सम निकालने के लिए भी सबसे पहले आपको 7 को कॉमन लेना है। 7 कॉमन लेकर आपकी जो सीरीज है वो बन जाएगी 0.1 0.11। यदि आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं तो बच्चों एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए और लास्ट में अपना आंसर भी मैच करिए। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले मैंने 7 कॉमन लिया ताकि अंदर सभी के सभी टर्म्स 1 बन जाएं, और 1 के बनने के बाद अब आप सब जानते हैं हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरी ब्रैकेट को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड बाहर इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो सेकंड स्टेप के अंदर बनेगा 7/9 मल्टीप्लाइड विथ 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.4 बार 9 लिखेंगे, और ऐसा ही हम 20 टर्म्स तक लिखते जाएंगे। ठीक है भाई, यहां तक भी सबको समझ में आ गया है? हाँ जी, अब दिमाग लगाइए। 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1। ओके, 0.99 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। ऐसे ही 0.999 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001। ठीक है, और इसी प्रकार ये आपको 20 टर्म्स तक लिखना है। ओके, और यहां पर आपको ऑब्जर्व करना है कि हर ब्रैकेट में से अगर हम 1 को अलग कर लें तो 1 कितनी बार आपको इस ब्रैकेट में ऐड होते हुए मिलेगा। तो 1 आपको इस ब्रैकेट में 20 टाइम्स ऐड होते हुए मिलेगा, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 20। उसके बाद बाकी सब नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, माइनस में है, तो उसका माइनस कॉमन लेकर यहां पर एक नया ब्रैकेट बना लेते हैं। 0.1 को मैं लिख रहा हूं 1/10, 0.01 को लिख रहा हूं 1/10 स्क्वायर 1/100, 0.001 को लिख रहा हूं 1/1000 1/10 क्यूब, और इसी सिस्टम से अगर आप 20वां पद भी लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा 1/10 की पावर 20। तो बच्चों ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना 1/10 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब से लेके 1/10 पावर 20, ये एक जीपी है। ठीक है, यहां जीपी का फॉर्मूला लगेगा और पूरी सीरीज का समेशन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो जीपी है, इस जीपी के अंदर अपन सारी बातें एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यही कंफर्म करो, ये जीपी है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 1/10, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म भी 1/10। तो ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म भी 1/10 है और जिसका सर्वानुपात भी
1/10 है और इस जीपी में कुल पदों की संख्या 20 है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं जीपी के सम का फॉर्मूला लगाना। तो यहां पे आपको मिलेगा 7/9 ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद 20 और 20 के बाद यहां लगेगा जीपी के सम का फॉर्मूला। सबसे पहले ए लिखा जाएगा 1/10, फिर 1 लिखा जाएगा माइनस, मैं 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं क्योंकि आर की वैल्यू 1 से छोटी है। तो यहां पे आर की जो वैल्यू आएगी वो 1/10 और नंबर ऑफ टर्म्स 20 है अपॉन 1 माइनस 1/10। तो बच्चों ये आंसर तो आ ही चुका है, बस इसको सिंप्लीफाई करके इसको एक अच्छे से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आप सब लोग मेरे साथ मिलकर इसको सिंप्लीफाई करिए। तो यहां पर फर्स्ट नंबर इज 20, नीचे ये जो 1 माइनस 1/10 है दिस विल बी 9/10। ओके, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो 9 है वो बच जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। 9 का एलसीएम लीजिए सब बच्चे, 9 का एलसीएम लेंगे तो 7/9, ठीक है, 20 में मल्टीप्लाई होगा तो 180, 180 के बाद ऊपर वाला जो ब्रैकेट है उसको अपन डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो -1 प्लस 10 की पावर -20 आपको विजिबल होगा। तो बच्चों इस सीरीज का जो फाइनल समेशन है, फाइनल आंसर है दैट इज 7/81 इंटू 179 प्लस 10 की पावर -20। यही ऑप्शन आपको जेईई मेंस में टिक करना था। ठीक है बच्चों, तो ये पैटर्न आपको समझ में आया है। जीपी का इस प्रकार का क्वेश्चन जेईई मेंस पूछ सकता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अभी हम चलते हैं हमारे जीपी के अंतिम सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। सबसे पहले बात समांतर श्रेणी की हो रही है। आप सब बच्चे एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। ठीक है, यदि एक समांतर श्रेणी का सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म, नाइन्थ पद गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब बेटा कोई एपी है, पहले तो एपी मान लेते हैं। एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d करके, जिसका पहला पद मैंने ए मान लिया है और सार्वा अंतर मैंने डी मान लिया है। उस एपी का दूसरा, पांचवा और नौवां टर्म जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आपको निकालना है गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात। तो बेटा एपी का दूसरा पद क्या हो जाएगा? एपी का दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी। ठीक है, एपी का पांचवा पद हो जाएगा ए प्लस 4d और एपी का नौवां पद हो जाएगा ए प्लस 8d। और ये सब आपस में कौन सी सीरीज फॉलो करते हैं भाई? ये सब आपस में जीपी फॉलो करते हैं। ठीक है, और हमें निकालना है जीपी का सार्वनुपात, हमें इसी जीपी का आर निकालना है, कॉमन रेशो निकालना है। हाँ भाई, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आप सबको? अभी थोड़ी देर पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया था, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही बात थी कि जीपी के कॉमन रेशो को निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। याद आ गया सबको? तो आर को निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक थी, तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म माइनस करेंगे, फिर डिवाइड, और फिर दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर देंगे। तो बेटा जब आपने तीसरे में से दूसरा टर्म माइनस किया तो 4d आ गया, और जब आपने दूसरे में से पहला टर्म माइनस किया तो 3d आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। तो इस जीपी का जो कॉमन रेशो होगा वो 4/3 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं आपकी जीपी कंप्लीट करता हूं। आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में एचपी और एजीपी, लेक्चर नंबर 3 जो सीक्वेंस एंड सीरीज का होगा, उसमें एचपी और एजीपी को एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, थर्ड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने एपी पूरा किया था, ठीक है, सेकंड में हमारा जीपी पूरा हो गया है, और थर्ड लेक्चर में हम लोग एचपी और एजीपी को पूरा करेंगे। ठीक है भाई, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। बाय बाय ऑल ऑफ यू। ओके भाई, थैंक यू।